गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 23वें वीडियो के साथ मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 10th, विषय विज्ञान। ध्यान देना, इससे पहले के टॉपिकों में हमने या पहले की वीडियो में हमने मुख्य गुहा में पाचन और आहार नाल के आमाशय भाग में पाचन क्रिया पढ़ ली थी। अब ध्यान देना, आमाशय में भोजन के पाचन के बाद क्या हो जाता है? आमाशय में पाचन के बाद भोजन पतली लेई के समान हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? काइम। सबसे पहले मुख्य गुहा में भोजन किस रूप में आया था? बोलस के रूप में। मुख्य गुहा में, दोबारा सुन लें आप ध्यान से, कि मुख्य गुहा में भोजन को दांतों से चबाया जाता है, जीभ से घुमाया और लार में मिलाया जाता है। इसके बाद में भोजन क्या हो जाता है? बोलस के समान हो जाता है। और मुख्य गुहा में मुख्यतया स्टार्च का पाचन होता है। लार में 2 एंजाइम स्तरित होते हैं। बेटा, आगे की पुस्तक में एक ही एंजाइम दे रखा है, लाइपेज। ये इसे हम एमाइलेज क्या बोलते हैं? एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। अब देखिए ध्यान से, लार में मोस्टली 2 एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एमाइलेज, दूसरा है इसको बोलते हैं टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम। अब ध्यान देना, एमाइलेज क्या कार्य करेगा? ध्यान दीजिएगा आप। एमाइलेज लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ है, और माल्टोज क्या है? सरल भोज्य पदार्थ। तो परिभाषा क्या थी पाचन की? कि वह क्रिया जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में बदला जाता है, पाचन कहलाती है। तो सबसे पहले मुख्य गुहा में पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में क्या पाया जाता है? स्टार्च। अब स्टार्च क्या करेगा? ध्यान देना, एमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। अब भोजन क्या हो गया? बोलस के रूप में अर्ध ठोस या अर्ध तरल के रूप में भोजन हो जाता है। अब ये भोजन कौन सी गति के द्वारा जाएगा? ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि भोजन मुख्य गुहा से ग्रसनी, और ग्रसनी से ग्रसिका, और ग्रसिका से कहाँ आता है? आमाशय में। कौन सी गति के द्वारा? पेरिस्टलसिस गति, इसे बोलते हैं क्रमांकुंचन गति के द्वारा। ध्यान देना, भोजन क्रमांकुंचन गति के द्वारा मुख्य गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, और ग्रसिका से आमाशय में आता है। अब ध्यान देना, आमाशय में भोजन किस रूप में होता है? क्या हो जाएगा भोजन? अम्लीय रूप में। मुख्य गुहा में कौन सा था? क्षारीय। कैसा था? मुख्य गुहा जो लार थी वो 6.8 pH होता है उसकी, 6.8 pH, हल्का अम्लीय। अब जब भोजन मुख्य गुहा से आमाशय में आता है, ग्रसिका में कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ग्रसिका के द्वारा कोई भी पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ आता है भोजन? आमाशय में। आमाशय की जठर कोशिकाएं, जैसे ही भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय भित्ति की जठर कोशिकाओं के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइमों का जठर रस का स्त्रवण किया जाता है। आमाशय की जठर कोशिकाओं द्वारा जठर रस का स्त्रवण किया जाता है, जिसमें ध्यान देना कौन से पाए जाएंगे? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और HCl। ये 3 पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये जठर रस में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इनको HCl के द्वारा सक्रिय अवस्था में बदला जाता है। और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला जाएगा, और प्रोरेनिन को रेनिन में। ध्यान दीजिएगा, बता दिया मैंने आपको। ये पेप्सिन मुख्यतः प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है आमाशय में। तो सबसे अधिक पाचन आमाशय में किसका होता है? प्रोटीन का। किसमें होता है? अम्लीय माध्यम में। अब आता है रेनिन। रेनिन हार्मोन का स्त्रवण बच्चों में ही होता है। ध्यान देना, 15 साल तक के बच्चों में। उसके बाद में धीरे धीरे इसका स्त्रवण कम हो जाता है। तो रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, अर्थात कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो जैसे उल्टे करते हैं, क्या आता है? दही फटा हुआ आता है। क्या बोलते हैं? दूध फटा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि रेनिन के द्वारा उसको फाड़ दिया जाता है और पाचन कर दिया जाता है। अब आता है HCl। HCl क्या करेगा? भोजन को गलाएगा, नहीं है क्या? और क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम बनाएगा, ताकि अम्लीय माध्यम के जो एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकें। अब ध्यान देना, आमाशय ऐसा पेशी अंग होता है जो थैलेनों में होता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। अब इसमें ध्यान रखना, आमाशय का जो अगला भाग है, इसमें भोजन आंशिक रूप से प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो
आंशिक रूप से पचित भोजन पतली लेई के समान हो जाता है, जो आमाशय से कहाँ आता है, किस में आता है, छोटी आंत्र में। कहाँ आएगा, छोटी आंत्र में। अब ध्यान देना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, बेटा ध्यान रखना। कौन कौन से? सबसे पहले जाएगा ग्रहणी, तो बोलते हैं डोडेनम। दूसरा है अग्र छूदांत्र, अग्र छूदांत्र इसे बोलते हैं जेजुनम। और तीसरा है छूदांत्र इलियम, इल्ली के जैसी छूदांत्र इलियम। ये 3 भाग बता दिए पहले हम आपको। तो भोजन कहाँ आएगा, आमाशय से कहाँ आएगा कि आमाशय में आंशिक रूप से पचित भोजन, आमाशय में आंशिक रूप से पचित प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत्र के कौन से भाग में आता है, ग्रहणी में। चित्र पता है आपको, ध्यान देना। ये आमाशय देखा होगा आपने, यहाँ पर ये ग्रहणी होती है सी शेप या यू आकार की। इसमें यहाँ पर एक क्या होता है, छिद्र होता है, कौन सा, पाइलोरिक संकुंचन, अवरोधनी होती है, जिसके द्वारा आमाशय से आने वाले भोजन का नियंत्रण किया जाता है। एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है छिद्र के द्वारा। ये पाइलोरिक वाल्व होता है, और पाइलोरिक वाल्व और ग्रहणी के मध्य में एक मतलब अवरोध क्या कहलाता है, वो जठर निर्गम अवरोधनी, हिंदी में क्या बोल रहे हैं उसको, जठर निर्गम अवरोधनी या पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक संकुचन या पाइलोरिक कपाट, ये कहेंगे उसको। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ये सबसे आगे वाला कार्डियक, मध्य वाला सबसे बड़ा होता है फंडस, और ये लास्ट वाला पाइलोरिक। ध्यान देना। तो पतली लेई के समान भोजन कहाँ आएगा, इसमें आएगा। अब ध्यान देना, यकृत से क्या आएगी इसमें, पित्त वाहिनी, और अग्नाशय से क्या आएगी, कौन सी, अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी। तो ध्यान देना दोनों, और ध्यान रखना पित्रस, पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। ध्यान दीजिएगा, पित्रस का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है और संग्रह पित्ताशय द्वारा किया जाता है। तो कहाँ जाएगा, पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय से पित्रस कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है। अर्थात ग्रहणी कौन सा है, छोटी आंत्र का अग्रभाग होती है। इसी प्रकार अग्नाशय से अग्नाशय रस किस में आता है, ग्रहणी में आता है। तो 2 पावरफुल पाचक रस आते हैं। मैंने आपको बताया था पाचक रस कितने होते हैं, पाचक रस 5 होते हैं बेटा। सबसे पहले लार, ध्यान देना। दूसरा आपको आ जाएगा आमाशय रस, जठर रस, जठर रस। तीसरा आ जाएगा आपको पित्तरस। चौथा है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। और 5वां है आंत्रिय रस, आंतरीय रस। ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, फिर भी एक बार बता रहा हूँ आपको मैं। ये पढ़ लिया हमने, ये हो गया। अब ये दोनों कहाँ आते हैं, ग्रहणी के अंदर। ये तीनों ग्रहणी मान लिया, आंतरस भी इसमें आ जाता है, तीनों के तीनों। तो देखो, ये मुखवा में हो गया, ये आमाशय में हो गया, और ये छोटी आंत्र में। ध्यान देना, ज़्यादातर पूछा जाता है आमाशय में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए, और मुख इसमें क्या बोलते हैं, छोटी आंत्र में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए। तो भोजन कहाँ आ रहा है, आमाशय से। नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पाइलोरिक संकुचन के द्वारा। कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है या छोटी आंत्र में आता है। मतलब अब आप देख लीजिएगा, पित्रस, पित्रस में ध्यान रखना है, एक भी एंजाइम नहीं होता है। पित्रस में क्या होता है, जल होता है, और अकार्बनिक लवण होते हैं, कार्बनिक लवण होते हैं, और कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं। अब ध्यान देना, जल अधिक मात्रा में होता है। पित्रस कैसा होता है, हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह कौन सा माध्यम था, आमाशय में अम्लीय था, तो अम्लीय माध्यम को क्या बनाता है, ये क्षारीय माध्यम करता है पित्रस। दूसरा क्या क्या होता है, पित्रस में वर्णक होते हैं। कौन से वर्णक, पित्त वर्णक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये ध्यान रखना, पित्रस में पाए जाने वाले किन्हीं 2 वर्णकों के नाम बताइए, कौन कौन से हैं। पहला है बिलिरुबिन और दूसरा है बिलिवर्डिन। पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऐसे प्रश्न आते हैं बहुत सारे। अब देखो आप, अकार्बनिक लवणों में आपको सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। देख लीजिए कैसे, KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3
ध्यान देना, नहीं है क्या, HCO3 माइनस और K प्लस Na+। अब डायरेक्ट जोड़ दो इनको, एक एक मात्रा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो इनके क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थों में आपको बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन क्या पाए जाते हैं, पित्तवर्णक पाए जाते हैं, वर्णक होते हैं, ध्यान देना। तो ये वर्णक क्या करते हैं, यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो शरीर में पीले हो जाता है, ध्यान रखना, पीले होते हैं ये। अब देखिएगा आप, सबसे शक्तिशाली पाचक रस कौन सा होता है, अग्नाशय रस। सबसे शक्तिशाली पाचक रस कैसा होता है, एक प्रश्न आता है, ध्यान रखना, पढ़ाता तो मैंने आपको बताया था कि मानव में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, किसी एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, कौन सी, अग्नाशय। ध्यान देना, अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार का कार्य करता है। अब आ जाइए आप, ध्यान देना, तो छोटे आंत्र के भाग ग्रहणी में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में सर्वाधिक पाचन होता है। तो आप पहले देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि आमाशय में आंशिक रूप से पचित प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे करके कहाँ आते हैं, अम्लीय कायम के रूप में छोटे आंत्र के भाग ग्रहणी में आते हैं। तो देखो, आमाशय में आमाशय में आंशिक रूप से पचित प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट सहित भोजन किस रूप में आता है, अम्लीय कायम के रूप में धीरे धीरे करके आता है, ध्यान रखना, अम्लीय कायम के रूप में कैसे आएगा ये, थोड़ा थोड़ा करके, अम्लीय कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा करके किस में आता है, ग्रहणी में आता है, थोड़ा थोड़ा करके छोटी आंत्र या ग्रहणी में आता है। इसको एक बार दोबारा देखें कि जो आमाशय में भोजन का पाचन हुआ, किसका हुआ, प्रोटीन का, और मुखगुहा में किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। 30% होता है, क्योंकि मुखगुहा में भोजन थोड़े समय के लिए ही होता है। अब कहाँ होएगा, पूरा पाचन कहाँ होएगा, छोटे आंत्र में हो जाएगा सबका। अब कैसे ध्यान देना कि हम लिखेंगे कैसे, छोटे आंत्र में पाचन शुरुआत कहाँ से करेंगे, ध्यान देना कि आमाशय में आंशिक रूप से पचित प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कैसे है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट सहित भोजन अम्लीय कायम के रूप में कायम बन गया। ध्यान देना, पाइलोरिक संकुंचन एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है। किसमें, छोटे आंत्र में सकड़ा भाग होता है छोटे आंत्र का, तो धीरे धीरे करके भोजन या थोड़ा थोड़ा करके भोजन कहाँ आता है, छोटे आंत्र में आता है। अब ध्यान देना, छोटे आंत्र में ग्रहणी में छोटे आंत्र का भाग कौन सा होता है, ग्रहणी पहला भाग, मतलब कहने का मतलब ग्रहणी में आता है। अब ग्रहणी में देखो, विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस और पित्तरस भी आते हैं। अगला टॉपिक क्या लगेगा, ग्रहणी में, ग्रहणी या हम ये भी कहते हैं छोटे आंत्र, यदि आप कन्फ्यूजन हो तो कहाँ पढ़ रहे हैं, छोटे आंत्र में पाचन क्रिया, ग्रहणी या छोटे आंत्र में विभिन्न नलिकाओं द्वारा क्या आते हैं, अग्नाशय रस और पित्तरस। अग्नाशय रस और पित्तरस आते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, ग्रहणी में विभिन्न नलिकाओं के द्वारा अग्नाशय रस अग्नाशय नलिका के द्वारा किससे आता है, अग्नाशय ग्रंथि से, और पित्तरस पित्ताशय के द्वारा, पित्तवाहिनी के द्वारा आता है। नहीं है क्या, कहाँ आते हैं ये, ग्रहणी में आते हैं, और छोटे आंत्र में। अब क्या होता है ग्रहणी में, हाँ, तो कहाँ आते हैं, ग्रहणी अर्थात
छोटे आंत्र के भाग ग्रहणी में आते हैं विभिन्न नलिकाओं के द्वारा, अग्नाशय रस और पित्तरस। अब ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पित्तरस में तो एक भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसमें और आगे लिखें आप, जिनमें आते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के भोजन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जटिल पदार्थ यही है, का पाचन का संपूर्ण पाचन कर देते हैं, संपूर्ण पाचन कर देते हैं। ध्यान देना, प्रश्न आता है, क्या आता है, बहुत ही पॉइंट पे पूछ लिया जाता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है, बताओ। छोटे आंत्र कौन से भाग में, ग्रहणी में। ध्यान देना, ये छोटे आंत्र आप 10th तक कर सकते हो और अच्छे अच्छे कंपटीशन में आते हैं कि भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के छोटे आंत्र के ग्रहणी भाग में होता है। क्योंकि ग्रहणी में क्या आते हैं, अग्नाशय रस और पित्तरस। पित्तरस में क्या करता है, पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होता है ओनली। ध्यान देना, पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होता है, जबकि वसा का पाचन इनमें से नहीं कर सकता कोई भी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन भी कहाँ होता है, छोटे आंत्र में होता है, मतलब ग्रहणी में। तो कहने का मतलब ये है, ग्रहणी छोटे आंत्र में विभिन्न नलिकाओं के द्वारा अग्नाशय रस और पित्तरस आते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बारे में बताएंगे आपको भी, पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के भोजन में, जो सभी प्रकार के भोजन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में या वसा का संपूर्ण पाचन कर देते हैं, सबका संपूर्ण पाचन कर देते हैं। तो सर्वाधिक पाचन, अतः आगे क्या आता है, सर्वाधिक पाचन क्रिया आहार नाल के छोटे आंत्र अर्थात ग्रहणी में होती है। तो आगे क्या हो जाएगा, देखो इतना लिखना पड़ेगा आपको, हल्का सा बहुत शॉर्ट पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आगे आता है, अतः सर्वाधिक पाचन क्रिया, अतः सर्वाधिक पाचन क्रिया छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र ग्रहणी में होती है। किसमें होती है, छोटी आंत्र ग्रहणी में होती है। अब ग्रहणी में कैसे होती है, ध्यान देना, देखिएगा प्रश्न पूछ लिया जाता है आपको कि अग्नाशय रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखो, अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम, अग्नाशय रस के पाचक एंजाइम, देखिएगा सबसे पहले कौन सा आएगा, बताओ, एमाइलेज। यही है क्या, किताब लेके आए हो या लाइव पेज आएगा, किताब में देखो सारणी में, एमाइलेज। दूसरा है कौन सा आएगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तीसरा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारणी याद होनी चाहिए आपको। चौथा है आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर क्या आ जाएगा, लाइपेज, लाइपेज। फिर न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेजेज। उसके बाद में बहुत है, यही इतने याद कर लोगे आप, बहुत है। देखो 6 एंजाइम, 1 2 3 4 5 6। तो एमाइलेज क्या करेगा, ध्यान देना। अब देखो
यहाँ देख लीजिएगा, स्टार्च था भोजन में कार्बोहाइड्रेट रूप में, एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च किस पर, माल्टोज में दे रखा है आपके। जटिल है, ये क्या है, सरल है। भोजन का जटिल अणु है बेटा ये, और ये क्या है, सरल अणु। किसके द्वारा हुआ ये, एमाइलेज के द्वारा। अर्थात अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम 6 प्रकार के पूछे जाते हैं। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले किन्हीं 2 पाचक एंजाइम का नाम बताइए। ऐसे आता है प्रश्न एक दो नंबर में कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले किन्हीं 2 पाचक एंजाइम का नाम बताइए। आपको दिया हुआ है सारणी के अंदर। एमाइलेज ये कहाँ, ऊपर भी था, मुख्य गुहा में, जो क्या करता है 30% स्टार्च का पाचन करता है। किस में चेंज करता है, माल्टोज में। तो 70% पाचन कहाँ होगा, अग्नाशय में होगा, उसमें छोटे आंत्र में, अग्नाशय के एंजाइमों के द्वारा। अब आता है देखो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम ध्यान देना क्या थी, प्रोटीन जटिल पदार्थ है। ट्रिप्सिन किसमें चेंज करेगा, पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है, सरल पदार्थ है पेप्टाइड में। फिर प्रोटीन, फिर कौन सा आ रहा है, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम धर दो, वही पेप्टाइड नहीं है क्या, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज आ गया, ध्यान रखना। क्या करेगा, वही प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसमें चेंज करेगा, पेप्टाइडेज। और एमिनो अम्ल यही है ना, एमिनो अम्ल प्लस पेप्टाइडेज। न्यूक्लियस ये किसे करेगा, डीएनए आरएनए। क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं डीएनए आरएनए, अभी लिखा दूंगा आपको, रफली बता रहा हूँ आपको। डीएनए आरएनए क्या होते हैं, पूरा नाम क्या है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ध्यान देना, इनको बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए एवं आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो देखिएगा अब आता है आपको, इसमें आ जाएगा आपके एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये किसके द्वारा टूटते हैं, न्यूक्लियजेज। न्यूक्लियजेज किसमें चेंज हो जाएंगे ये, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो देखिएगा आप, सबसे अधिक प्रोटीन पाचन, प्रोटीन पाचक एंजाइम ये 3 हैं, नहीं है क्या, लाइपेज, वसा पाचक, एक बचा लाइपेज, ध्यान देना। सबको लिखाऊंगा मैं भी आपको। लाइपेज क्या करेगा, वसा को एमिन, उसमें वसी अम्ल और ध्यान देना, वसा ये खतरनाक होता है, यह है लाइपेज। वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ध्यान देना। तो लाइपेज एंजाइम, ध्यान देना, प्रश्न आता है कि वसा को वसीय अम्ल में रूपांतरित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, लाइपेज। ऐसे प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, आपको बहुत सारे, मैं सारे लिखा दूंगा आपको। तो देखिएगा आप, अग्नाशय रस में कितने सारे एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान देना। तो पूरे भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है, ग्रहणी में। अब आता है पित्रस, ध्यान दीजिएगा। पित्रस किसका पाचन करता है, वसा का। वसा का पायसीकरण करता है। अब पित्रस का कार्य देखो आप, पित्त रस किससे स्थित होता है, यकृत कोशिकाओं से। अर्थात पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यकृत वाहिनी के द्वारा संग्रह कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में आकर क्या होता है, ये संग्रहित होता है। कैसा होता है, हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, क्षारीय होता है।
ध्यान देना। पित्ररस क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, जल, अकार्बनिक लवण। दोबारा देख लें, पित्ररस में पाए जाने वाले पदार्थ जल, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, कार्बनिक लवण, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। जल में 90% पाया जाता है जल, ध्यान देना। इसमें पाए जाएंगे आपको सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स HCO3। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ध्यान देना। कैसे बनते हैं ये, सोडियम NaCl नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा बोलते हैं शायद इसको, खाने सोडा, और धोवन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब आता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये हो गए लवण, अकार्बनिक लवण है ये। अब आता है कार्बनिक लवण, इनमें क्या आ जाते हैं, पित्त, एक मिनट को, इसमें आएंगे आपको लेसिथिन, आपका दिए हुए नहीं है अभी, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होता है ये। और एक और है आपके पित्त लवण, पित्त वर्णक, सॉरी पित्त वर्णक, पित्त वर्णक ये इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं ज़्यादातर। तो पित्त वर्णक बिलीवर्डिन, बिलीवार्डिन और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ये दो वर्णक आते हैं। प्रश्न आता है, पूछा जाता है, ध्यान रखना, पित्ररस में पाए जाने वाले किन्हीं दो पित्त वर्णकों के नाम बताइए, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब पीले हो जाता है तो हमारी आँखों का रंग, त्वचा का रंग, नाखूनों का रंग, पूरा शरीर पीला हो जाता है, इनके कारण ये पित्त वर्णक कहाँ जाते हैं, हमारे शरीर में भागों में पहुँच जाते हैं। अन्यथा ये उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। जो मल का जो रंग होता है पीला, इन्हीं के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, इन पित्त वर्णकों के कारण। अब पित्त रस जो होता है ये वसा के क्या करता है, पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। अब पायसीकरण किसे कहते हैं, वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना वसा का पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण, इमल्सन, ध्यान देना, इमल्सन वसा का पायसीकरण, ध्यान देना। क्या होता है ये, यदि हम उसको एक रूप में समझें, ज़्यादातर हो सकता है इसमें गांव के बालक होंगे और सब जानते हैं, जब प्रथम बार किसी पशु मतलब बछड़े को जन्म देता है, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, तो हम प्रथम निष्कर्षी पदार्थ कोलेस्ट्रम उसको गर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, ठोस पदार्थ की क्या बन जाती है, पेयोसी बोलते हैं ना उसको, पायसीकरण। ये होता है वसा का पायसीकरण, ध्यान देना। जो वसा होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, तो उसको नाम दे दिया गया है ये पायसीकरण। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर होता है कि वसा के जटिल अणुओं को किसके द्वारा, पित्तरस के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, क्या कहलाएंगे वो, वसीयम और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ जाएंगे और आसानी से उनका पाचन हो जाएगा। तो ये है मतलब, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो पित्तरस का वर्णन हो गया। अब पित्तरस पूछा था, पित्तरस के क्या कार्य हैं, ध्यान देना, पित्तरस के क्या कार्य हैं, पूछने जाता है परीक्षा में, पित्तरस के कार्य। ठीक है फिर, है ना, पित्तरस के कार्य अगले टॉपिक में आपको कराया जाएगा।